अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसजी इनसाइट्स। आज मैं आपके लिए MTH 202 कंप्लीट एग्ज़ाम प्रिपरेशन वीडियो लेकर आई हूँ, जिसके अंदर हम सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट आपकी जैसे कि आपको पता है कि लेक्चर 20 से 45 तक का तमाम सिलेबस आपके फाइनल टर्म के अंदर शामिल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में कि तमाम सिलेबस मैंने इस वेबसाइट के अंदर कवर किया है। प्लस स्टूडेंट आपकी एग्जाम्पल का सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया है आपको, और इसके साथ साथ मैंने आपको एक्सरसाइज भी तमाम एक्सरसाइज का सोल्यूशन प्रोवाइड किया है और इनको कंप्लीट सॉल्व किया है। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करें तो लैब, मैंने तमाम आपकी जो लैब्स हैं वो भी कवर करवाई हैं, आपको विजुअली कॉन्सेप्ट्स दिखाए हैं ताकि आप देख सकें कि रियल लाइफ में ये तमाम कॉन्सेप्ट किस तरह से हमारे काम आते हैं। और इसके साथ साथ मैंने क्विज भी ऐड किया है। तो हम अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर 20 आपका है सीरीज एंड सबमिशन नोटेशन। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि द सम ऑफ टर्म ऑफ अ सीक्वेंस फॉर्म अ सीरीज। आपका इंपॉर्टेंट MCQs भी है कि हमारी सीरीज किस तरह से बनती है। अगर हम सीक्वेंस की टर्म को सम करें तो वो हमारा सीरीज कहलाता है। द ग्रीक लेटर सिग्मा, सिग्मा इज यूज टू डोनेट, ये हमें डोनेट करता है किस चीज़ को, हमारी सबमिशन को। तो स्टूडेंट सिग्मा का जो सिंबल है वो किसकी डोनेशन है हमारे पास, वो सबमिशन की डोनेशन होती है। इसके अलावा इफ़ m एंड n आर इंटीजर, अगर m और n इंटीजर हैं विद m l n, यानी कि इन दोनों की अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, द सबमिशन फ्रॉम m टू n इज सबमिशन k इज इक्वल्स टू m k फ्रॉम n, a k इज इक्वल्स टू a m प्लस k m प्लस 1 प्लस यहाँ पर स्टूडेंट डॉट्स आते हैं, यानी कि अप टू सो ऑन ये वैल्यू हमारी n तक चलती है। इज द इंडेक्स, इसके अंदर स्टूडेंट जो हमारा k है वो इंडेक्स है। m इज़ अ लोअर लिमिट, यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है कि m जो होता है वो हमारी लोअर लिमिट होती है, जबकि n हमारी अपर लिमिट होती है। यानी कि हमने m की वैल्यू से स्टार्ट करके n तक जाना होता है। ये हम एग्जाम्पल के अंदर अच्छी तरीके से देख लेंगे। वी कैन ट्रांसफर सम बाय चेंजिंग वेरिएबल्स, हम सम को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किस तरह से, वेरिएबल को चेंज करके, जैसे कि j इज इक्वल्स टू k माइनस 1। इसी तरह ये हमारी आगे तक चलती जाएगी। लीनियरिटी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई, हमारी जो लीनियर प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इस पर अप्लाई होती हैं। तो यहाँ पर आप उर्दू में भी देख सकते हैं कि सीक्वेंस की इस्तेलाह का मजमुआ सीरीज़ बनाता है। सिग्मा का निशान जमा के लिए होता है और k इंडेक्स के लिए। m हमारी सबसे लोअर लिमिट होती है, जबकि n हमारी ऊपर वाली लिमिट होती है। तो स्टूडेंट इसका ये जो हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है सबमिशन k इज इक्वल्स टू m फ्रॉम n a k, इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन होती है। अब हम देख लेते हैं अर्थमेटिक सीरीज। एन अर्थमेटिक सीरीज क्रॉसपोंड टू अ अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीरीज किसको क्रॉसपोंड करती है, अर्थमेटिक सीक्वेंस को, वेयर कंसेक्यूटिव टर्म हैज़ अ कॉमन डिफरेंस d, जो कंसेक्यूटिव टर्म होती है उसका कॉमन डिफरेंस d होता है। द सम ऑफ फर्स्ट टर्म n इज डिनोटेड बाय Sn, जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है उसको हम डिनोट करते हैं Sn से। टू फार्मूला एग्जिस्ट, हमारे पास दो फार्मूलाज एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले है Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू a प्लस an यूजिंग द लास्ट टर्म। ये स्टूडेंट हमारा बेसिकली तो हम यही वाला फार्मूला ज़्यादातर यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर हम लास्ट टर्म को यूज़ करते हुए फार्मूला डिफाइन करें तो Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू a प्लस n माइनस 1 d। तो ये वाला हम फार्मूला यूज़ करते हैं अगर हम लास्ट टर्म को लेकर अपनी सीरीज़ को डिफाइन कर रहे हो। तो ये आपने MCQs के लिहाज से ये वाला फार्मूला याद कर लेना है। फॉर एग्जांपल द सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट MCQs है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है। तो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर आपको उर्दू में भी बता दिया गया है, आप इसे देख लीजिएगा। अब हमारे पास है ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, अ ज्योमेट्रिक सीरीज क्रॉसपोंड टू अ सीक्वेंस विद कॉमन रेशो r। हमारी जो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है वो कॉमन रेशो के साथ प्रेजेंट करती है सीक्वेंस को, और कॉमन रेशो को हम क्या कहते हैं, r कहते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज Sn, हमारी जो फर्स्ट n टर्म्स होती हैं उसका सीरीज के अकॉर्डिंगली ज्योमेट्रिक सीरीज का क्या फार्मूला होता है, a1 माइनस r रेज टू पावर n माइनस ओवर 1 माइनस r।
और ये स्टूडेंट किसके लिए होता है, जहाँ पर आर कभी भी 1 नहीं हो सकता। देखिए ना यहाँ पर अगर आर हम 1 कर देंगे ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, और मैथ के अंदर अनडिफाइंड कोई भी वेरिएबल अनडिफाइंड नहीं हो सकता। और स्पेशली जो हमारा बार होता है ओवर के नीचे अगर 1 कोई आ जाता है तो ऐसा कोई भी रूल हमारी मैथ्स के अंदर कहीं पर भी डिफाइंड है ही नहीं। एंड इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज कब कन्वर्ज करती है? अनदर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कि इनफिनिट सीरीज कब कन्वर्ज करती है, जो कि हमारे पास एस इन्फिनिटी ए माइनस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर इफ एंड ओनली इफ। कब? जब मोड ऑफ आर स्मॉलर देन 1, जब मोड ऑफ आर स्मॉलर देन 1 हो तो हमारे पास इन्फिनिट सीरीज कन्वर्ज करती है। जबकि अगर मोड ऑफ आर ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 तो फिर हमारी सीरीज क्या करती है, डाइवर्ज करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज हैं। अब अगर हम इंपॉर्टेंट सम्स की बात करें तो ये भी आपको गिवन है। स्टैंडर्ड समीशन फार्मूलाज कौन से हैं? एमसीक्यूज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो आपका ये समीशन वाला फार्मूला है ये तो बहुत रिपीट भी होता है। इस तरह आपको दे दिया जाता है 3 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और आपने इसकी फॉर्म को ड्राइव करना होता है, तो आप इसे याद ही कर लें क्योंकि एग्जाम के अंदर इतना टाइम भी नहीं होता कि आप स्टेप बाय स्टेप इसे एग्जीक्यूट कर सकें। अब देखिए समीशन एन के इज इक्वल्स टू 1 अप टू सो ऑन एन, के इज इक्वल्स टू, हमने ये देखा है ना ऊपर भी कि फर्स्ट नेचुरल नंबर का फार्मूला क्या होता है कि n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2। इसी तरह के स्केयर का फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। इसके बाद अगर हम के क्यूब की बात करें तो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्केयर। और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपको डिफाइन भी करके बता दिया गया है, बेसिकली इसी फार्मूला की ओपनिंग करके दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पर आपको ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट आपको बार बार के स्केयर का ही फार्मूला आपके हैंडआउट में भी दिया गया है, तो इसका मतलब है ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसकी एग्जांपल्स पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको है कि कंप्यूट करें i इज इक्वल्स टू 1, यानी कि i की वैल्यू 3 तक आप कंप्यूट करें और आपने i की वैल्यू पुट किसके अंदर करनी है, 2i माइनस 1 के अंदर। और इसके बाद जो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि k फ्रॉम -1 to 1 k प्लस 2, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि i को हम 1 के बराबर रखेंगे। यहाँ पर i हमने 1 रखा, हम क्या करेंगे i की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे। 2 हमने एज इट इज़ लिखा देखें, और i की वैल्यू हमने 1 पुट की और -1 एज इट इज़ रखा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 2। 2 में से जब हमने 1 निकाला तो हमारा क्या आंसर आता है 1। ठीक है, हमने कहाँ तक जाना था, 3 तक, तो नेक्स्ट 1 के आगे क्या आता है 2, हमने 2 पुट किया, i इज इक्वल टू 2। ठीक है, और जब हमने 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बन गया 4। 4 में से जब हमने 1 माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आया 3। नेक्स्ट हमारी नंबर 3 पर हमने 3 तक जाना था, तो नेक्स्ट हम i की वैल्यू पुट करेंगे 3 के बराबर। जब हमने i की जगह 3 पुट किया तो वो क्या बन गया 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5। तो हमारी जो थर्ड वाली टर्म है वो 5 आ गई। तो अगर हम इसका सम करें, हमने पढ़ा है ना कि हम समीशन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 1 ये जो हमारा आंसर आया था फर्स्ट टर्म पर, 3 जो हमारा सेकेंड टर्म पर आंसर आया था, और 5 जो हमारा थर्ड टर्म पर आंसर आया था, हम इन सबको प्लस कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और आते भी हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो हमें टर्म दी गई थी, हमने -1 से लेकर 1 तक जाना था k प्लस 2 के लिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम k इज इक्वल्स टू -1 ही पुट करेंगे। -1 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया तो 1, फर्स्ट टर्म हमारी 1 आ गई। ठीक है, अब -1 से आगे क्या होता है, -1 से आगे 0 होता है। जब हम 0 पुट करेंगे तो ये वाली जो टर्म है ये तो 0 हो जाएगी। तो स्टूडेंट जब 0 के अंदर हम 1 डालते हैं तो हमारे पास 2 आता है, तो सेकंड टर्म 2 हो गई। नेक्स्ट हमने 1 पुट करना है, जब हम k की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो इसी तरह हमारी तीनों टर्म्स आ गई हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर नाइदर डिविजिबल बाय 5 नोर बाय 2। हमने 2 पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करने हैं जो ना तो 5 पर डिविजिबल हो और ना ही 2 के ऊपर। हमें सीरीज दी हुई है स्टूडेंट, सीरीज इज इक्वल्स टू 11 13 17 19, यानी कि हमने प्राइम नंबर्स की लिस्ट ले ली है।
इट इज़ नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डायरेक्टली, यानी कि इस पर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। हम इसका ग्रुप बना लेंगे। किस तरह से? ग्रुप टर्म बाय 4 सीरीज। हमने 4 एलिमेंट का एक ग्रुप बना लिया। 4 कितनी होंगी? 11, 13, 17 और 19, 4 हो गई। नेक्स्ट 4 का भी हम इसी तरह एक ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर ग्रुप ऑफ सम, जब इनको हम सम करते हैं, अगर इन 4 टर्म्स को हम सम करें तो हमारे पास 60 आता है। नेक्स्ट 4 टर्म को हम प्लस करें तो हमारे पास 100 आता है। इसी तरह हमारी अप टू सो ऑन था ना, यानी कि ऑल प्राइम नंबर। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर को हम प्लस करेंगे कितने प्राइम नंबर्स को? 4 प्राइम नंबर्स को। तो हमारे पास 140 आंसर आता है। तो अब हम क्या करेंगे? हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है अर्थमेटिक सीरीज के अंदर कि ए जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है उसे हम ए के बराबर रख लेते हैं, और फर्स्ट में सेकंड में से जब हम फर्स्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास डी आ जाता है। जब 100 में से 60 गया तो हमारे पास 40 बच गया। और अगर हम इसकी टोटल एल की बात करें तो ये हमारे पास 380 आता है। अब हमने एन फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो हमें पता है कि ए एन, यहाँ पर स्टूडेंट एल भी है, यहाँ पर आप ए एन भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। आपकी बुक में दोनों ही नोटेशन यूज़ की गई हैं। तो यहाँ पर ए एन है, ए एन की जगह हमने क्या पुट किया? 380। इसके बाद यहाँ पर ए वन था, ए वन की वैल्यू हमारे पास क्या है? 60, हमने 60 पुट कर दिया। एन माइनस 1, क्योंकि हमारे पास एन भी नहीं है तो हमने एन को एज इट इज़ रखा, और डी हमारे पास था 40। तो जब हम इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो हमारे पास क्या आता है? 40। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा ये जो 40 था ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये 60 यहाँ पर प्लस हो रहा था, यहाँ आकर ये माइनस हो जाएगा। तो 320 इज इक्वल्स टू 40 n माइनस 1। अब ये 40 इसके साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 40 को जब n के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास? 40n, और अगेन जब हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 40 आ गया। ठीक है, इसको हमने बाहर रखा। यहाँ पर स्टूडेंट ये आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था। इजी तो यही है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर आप इसे डिवाइड कर दें। तो जब हमने 40 को 320 पर डिवाइड किया, जब आप कैलकुलेटर पर करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 8। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? एन को हमने यहाँ पर रखा, 1 यहाँ पर माइनस हो रहा था, दूसरी जगह पर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो 8 + 1 = 9। तो हमारे पास एन की वैल्यू भी आ गई है। अब हमने क्या करना है? जस्ट अपने फार्मूले के अंदर इसे पुट करना है। और फार्मूला कौन सा है? मैंने ऊपर भी आपको याद करवाया है। हमारा फार्मूला होता है समीशन का, ये देखें, SN = n/2 a + an। तो यहाँ पर हम रखेंगे n की वैल्यू जो कि हमारे पास आई है, n की वैल्यू 9 आई है, नीचे फार्मूले वाला 2, यहाँ पर स्टूडेंट आपका 60 आ जाएगा जो कि आपकी a की वैल्यू है, और ये आपका 385 a n की वैल्यू। जब आप इसे कैलकुलेटर पर पुट करेंगे तो आपके पास आता है 1980। तो स्टूडेंट प्रूफ हो गया कि हमारे पास 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर कौन सा है जो ना तो 5 पर डिवाइड होता है और ना ही 2 पर, तो वो हमारा 1980 है। सम ऑफ n टर्म्स, यहाँ पर भी हमने सम ऑफ n टर्म्स ही फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट आपको इतना तो आइडिया होगा, आपका ने अपनी मैथ का मिड भी दिया है कि सेम इसी तरह के आपको क्वेश्चंस आते हैं। वो जो आपके इररेलेवेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो मैंने इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड ही नहीं किए। तो ये वाले जो क्वेश्चन है आपने एक भी स्किप नहीं करना। फाइंड केथ टर्म टी के फर्स्ट फैक्टर, हमने केथ टर्म फाइंड आउट करनी है। ये देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी दिया गया है। फर्स्ट फैक्टर, हमारे जो फर्स्ट फैक्टर क्या है, पॉइंट को अगर हम ना देखें तो फर्स्ट फैक्टर क्या है? 159। ठीक है, RAP 4k - 3, यानी कि अगर हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करें तो 4k - 3 का फार्मूला लगता है। जबकि जो हमारे सेकंड फैक्टर्स हैं वो हमारे क्या है? 5, 11 एंड 17, यानी कि जो नेक्स्ट फैक्टर हैं वो आपके ज़्यादातर प्राइम नंबर्स ही हैं। तो अगर हम इसकी केथ टर्म फाइंड आउट करें स्टूडेंट, हमने यहाँ पर गैस कर लिया कि कौन सा लगता है। देखिए 4 - 3, अगर हम 4 लगाएं और -3 इसके साथ कोई भी ऐसा नंबर लगाएं हम, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या आती है? 5। इसी तरह स्टूडेंट हम k की वैल्यू 5 पुट करें और 4 के साथ मल्टीप्लाई करें और माइनस करें हम 3 के साथ, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या वैल्यू आती है? 9। देखिए ना स्टूडेंट, इसकी अगर हम सिंप्लीफिकेशन भी देखें तो 4 जैसे है, 4 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें, 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है वो 1 को मल्टीप्लाई करवा दें और इसके अंदर से हम माइनस करवा देते हैं,
यहाँ पर एक तो सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा ठीक से, माइनस हम करवा देते हैं 3 के साथ। तो स्टूडेंट ये किसके बराबर आता है, ये 4 को जब हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। फिर अगेन अगर हम करें 1 को हमने कर लिया, नेक्स्ट हमारी टर्म क्या थी 5। तो अगर हम 4 की जगह 5 लगाएं, 4 मल्टीप्लाई 5 क्या आता है हमारे पास 20 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 17। तो स्टूडेंट इसी तरह हम ये जो तमाम वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट हमने टर्म फाइंड आउट की है वो भी इसी तरह से हमने फाइंड आउट की है। वैसे भी स्टूडेंट यहाँ पर भी मैंने आपको आई गेस ये टर्म करवाई है लास्ट में आकर, जो मैंने फार्मूलाज पढ़ाए थे। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर भी ये आपकी टर्म दी गई है। तो ऐसा कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इजीली इस टर्म को यूज़ करते हुए इसका आंसर निकाल लेना है। तो जब इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, जी हाँ, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास ये टर्म आती है। अब हम क्या करेंगे, 24 को हम ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर 24 को हमने ऐसे ही रखा और समीशन को हमने के स्क्वायर के साथ अप्लाई कर दिया। दोनों साइड्स पे समीशन लगा रहे थे ना, यहाँ पर भी के था, लेकिन यहाँ पर आकर हमने क्या किया है, टी के साथ भी हमने समीशन लगा दी है, यानी कि पूरे के साथ हमने समीशन को अप्लाई कर दिया है। तो नेक्स्ट हमारा क्या था, के टर्म, के के साथ भी जब समीशन लगी तो हमारे पास हमने इसे एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, समीशन 3। तो अब हमने पीछे पढ़ा था स्टूडेंट कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये देखें हमने पढ़ा था ना कि के स्क्वायर किसके बराबर होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1। तो हमने के स्क्वायर की जगह ये फार्मूला पुट कर दिया, के की जगह हमने के का फार्मूला पुट कर दिया। अगेन हम क्या करेंगे, इसी की जो वैल्यूज़ हैं वो हम नेक्स्ट यहाँ पर पुट कर देंगे और इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी वो हमारा क्या होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो ये देखिए यहाँ पर आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म भी प्रोवाइड कर दी गई है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 4। इसमें हमने क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ इन्फिनिटिव सीरीज। हमने यहाँ पर सम फाइंड आउट करना है इन्फिनिटिव सीरीज का। स्टूडेंट फिनिटिव और इन्फिनिटिव का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो हमने ज्योमेट्रिक सीरीज को यूज़ करते हुए पढ़ा है। तो हम यहाँ पर वही फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट हम a1 रख लेंगे n/9/4 को। जैसे हमें पता है जो फर्स्ट वैल्यू होती है a होती है, जब हमने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना हो तो जहाँ पर ज्योमेट्री की बात आती है तो वहाँ पर हम डिवाइड करते हैं, n2 डिवाइडेड बाय a2 डिवाइडेड बाय a1। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 ऐसे ही रहेगा, 2 भी ऐसे ही रहेगा। 9 हमारा थर्ड बटा है तो आपको पता है ना ये इन्वर्ट हो जाता है, तो 9 नीचे आ जाएगा और 4 ऊपर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आपको राइट करके दिखाऊं, वैसे सॉफ्टवेयर में ठीक से राइट तो नहीं होता लेकिन हम देख लेते हैं। जैसे 3 डिवाइडेड बाय 4 था और ये इन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे हम, 9/4 9/4 है ना, तो ये इन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा 4/9। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे अगर ये कट होता हुआ तो, नहीं तो स्टूडेंट हम क्या कर देंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आपको गिवन भी है तो ये हमारे पास 2/3 के बराबर आ जाता है। नेक्स्ट हमारा हमने करना है चेक कन्वर्जेंस। इसकी हम कन्वर्जेंस चेक करेंगे। हमने पढ़ा था ना कि अगर हमारा स्मॉलर हो, हमारा जो आर है वो स्मॉलर आ रहा हो 1 से तो वो हमारी कन्वर्ज करती है। तो जैसे कि हमारा आपको पता है ना कि 2/3 हमारा हाफ होता है, तो ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है क्योंकि ये 1 से क्या है, छोटा है। और हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, S = a डिवाइडेड बाय 1 - r। तो a की वैल्यू कौन सी है, यही जो हमने फर्स्ट पर पुट की है, और 1 - r 1 ऐसे लिखेंगे और r को यहाँ से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट ये वाला जो आपका क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम है, कन्वर्ट रिकरिंग डेसिमल, इसको हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन के अंदर। तो ये कैसे करेंगे स्टूडेंट, हम हम इसके लिए भी यूज़ करेंगे कि 1 जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसको हम क्या रखेंगे a, और r में क्या करते हैं, हमने a2 से a1 को माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे। बल्कि अगर ये हमारी
इसका जो मोड लेते हैं वो छोटा आ रहा होगा 1 से, तो क्या करेगी, वो कन्वर्ज करेगी। हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, स्टूडेंट एक बात मैं आपको क्लियर करवाती जाऊं कि ये आपकी एग्जाम प्रिपरेशन वीडियो तो है, लेकिन कंप्लीट लेक्चर है। अगर आपने कभी भी लेक्चर्स नहीं लिए तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ के जाएं, क्योंकि हैंड आउट की एक एक चीज़ मैंने कवर करवाई है, कोई पॉइंट मैंने मिस नहीं किया, जैसे कि आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। तो जब आप ये एग्जांपल्स कर लेंगे तो आप खुद से इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि आपने जो मैट्रिक्स सीरीज का फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर तो आपको स्टार्ट में ही बता दिया गया है, ठीक है। और आपके पास वैल्यू ये है और ये जा कहाँ तक रही है, nth टर्म तक। तो अगर आपको नहीं आता तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए हम रखेंगे 6, आर हम रखेंगे -1/3। ये कैसे आएगा, हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को जब माइनस कर देंगे। और हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, आपको पता ही है ना ज्योमेट्रिक सीरीज का क्या फार्मूला है। तो एज इट इज़ हम इसे अप्लाई करेंगे। ये जा कहाँ तक रहा था, n तक। n हमारा क्या था, 10। तो यहाँ पर अगर हम देखिए 6 हमारी फर्स्ट टर्म, 1 हमारा फार्मूले वाला हमारा a1, ठीक है, माइनस एज इट इज़ आ गया, और -1/3 जो कि हमारा r है। r रेज टू पावर हमारा क्या था, n। तो n 10 हमने पुट किया, नीचे हमारा क्या था 1 - r। तो 1 - r हमने एज इट इज़ पुट किया। जब हम इस पूरी इक्वेशन को कैलकुलेटर पर लिखते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वही हमारा क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। तो आप इसे भी एनालाइज कर लीजिएगा, जब आप खुद से करेंगे तो आपको यही इसका आंसर मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको लेक्चर पसंद आ रहा है। अब हम लैब की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हैं, ये यूज़ तो कहीं होते नहीं है। तो स्टूडेंट यही जो कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं ना, वो कुछ इस तरह का पैटर्न बनाते हैं। आपकी जो वेडिंग्स होती हैं, आप इस तरह का फायरवर्क करवाते हैं ना अपने घर पे, तो वहाँ पर भी आपकी मैथमेटिक्स ही होती है ना। इंटरेस्टिंग, वो जो आपके घर लाइटें लगी होती हैं उनका जो सीक्वेंस चेंज हो रहा होता है वो भी सिर्फ मैथ की मरहूम मिन्नत है। तो विच कंडीशन इंश्योर एन इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज, कौन सी कंडीशन है जो शो करती है कि ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज करेगी। तो बार बार पढ़ लिया है कि मोड ऑफ आर स्मॉलर देन 1, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n फर्स्ट नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। द nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट विद a एंड डिफरेंस t। nth टर्म अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की करें तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, a1 + n-1 d फॉर ज्योमेट्रिक सीरीज इफ r ग्रेटर देन 1। अगर r ग्रेटर देन 1 हो तो हमारी फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, a r रेज टू पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। यानी कि अगर हमारी जो सीरीज है वो डाइवर्ज कर रही हो। यहाँ पर वैसे तो डाइवर्जेंस के लिए इज इक्वल्स टू 1 भी आता है, यानी कि जो ग्रेटर एंड इक्वल टू आता है हमारा। विच सीक्वेंस इज फेबिकोनिस सीक्वेंस, तो ऐसा कौन सा सीक्वेंस है स्टूडेंट जो हमारा उसकी एक या एक से ज़्यादा टर्म्स रिपीट हो रही हों। तो 1 1 2 3 एंड 5 हमारा करेक्ट है। ये आपके लेक्चर 20 से आया है, देखिए यहाँ पर रेफरेंस भी है। द जनरल टर्म फॉर अ सीक्वेंस 1 4 9 एंड 16। जनरल टर्म इसके अंदर क्या है, अगर आप खुद से भी एनालाइज करें तो हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो किस तरह से आ रही है। देखें हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, ठीक है। 4 आया, 4 किस तरह आया हमारा, जब हमने नेक्स्ट टर्म का 2 का स्क्वायर लिया है। एक तो मिनट में इसे करती हूँ, जी हाँ। तो अगर हम 2 का स्क्वायर लें, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास, 4 आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम 2 का स्क्वायर लिया, 4 आया। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, 3। तो 3 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया हमने, 3 को 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो क्या आता है, इक्वल टू 9, ठीक है। अब 9 आ गया है, 9 के साथ जब हम 3 के आगे कौन सी टर्म है, 4। जब 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 16, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, 5 है। 5 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारे पास 25। तो ये देखें यही हमारी सीक्वेंस बन रहा है ना, 1 4। ये मैंने ऊपर आपको करवा दिया है, चले मैं फिर से भी आपको यहाँ पर करवा ही देती हूँ। 2 स्टेरिक 2 इज इक्वल्स टू 4। ये देखें यही हमारा सीक्वेंस बन रहा था ना। तो हमने ये किस तरह से फाइंड आउट किया है, हमें खुद ही इस चीज़ का पता चल गया कि हमने n की पावर हमेशा क्या ली है, 2 ली है। तो हमारे पास ये आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास है कि समीशन का जो ग्रीक लेटर है वो क्या है, तो वो सिग्मा है, आपको भी पता है।
नेक्स्ट हमारा, जी हाँ, तो हमारे 7 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है रिकर्सिव डेफिनेशन। एक इम्पॉर्टेंट नोट है आपके लिए स्टूडेंट, ये जो सॉफ्टवेयर है ये पेड आपको अवेलेबल है। अगर आप इसे एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमसे पेड सर्विसेज ले सकते हैं। वैसे स्टूडेंट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप वीडियोस देखें, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि 2 वीडियो में मैं आपका तमाम डेटा कवर करवा दूँ। तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो ये हमसे पेड भी ले सकते हैं बहुत ही कम चार्जेस में। रिकरियन और रिकर्सिव फंक्शन। रिकरियन क्या होती है? रिकरियन इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एन ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ स्मॉलर वर्जन ऑफ इटसेल्फ। इंपॉर्टेंट MCQs। रिकरियन क्या है? एक ऐसा स्टेप है किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने का किस टर्म में? स्मॉलर वर्जन ऑफ इटसेल्फ। इफ इट कंसिस्ट ऑफ, कितने भी कंसिस्ट करता है? बेस यानी कि इनिशियल डेफिनेशन एंड रिकरियन स्टेप यानी कि डेफिनेशन यूजिंग स्मॉलर वर्जन। तो 2 स्टेप और हो गए आपके MCQs के। इसके अंदर ये कितनी इसके पार्ट्स होते हैं? तो 2 होते हैं बेसिस। अब बेसिस क्या होता है? इनिशियल डेफिनेशन होती है। दूसरा पार्ट क्या होता है? रिकरियन। रिकरियन स्टेप क्या होता है? डिफाइनिंग यूजिंग स्मॉलर वर्जन। तो ये 3 लाइन में आपके 4 MCQs हो चुके हैं। द फंक्शन इज रिकर्सिवली डिफाइंड। एक फंक्शन रिकर्सिवली डिफाइन किस तरह होता है? इफ इट रेफर टू इटसेल्फ। 3rd MCQs आ गया आपका। आपसे ये MCQs पूछा जा सकता है कि एक फंक्शन रिकर्सिवली डिफाइन किस तरह से होता है? तो कब डिफाइन होता है? अगर वो खुद को ही रेफर कर रहा हो और मूविंग आर्ग्यूमेंट क्लोजर टू द बेस ऑफ द वैल्यू। तो MCQ इस तरह से भी आता है, फंक्शन इज रिकर्सिवली डिफाइंड इफ इट रेफर्स टू इटसेल्फ मूविंग आर्ग्यूमेंट, आगे आ जाता है डैश, बड़ा सारा डैश। तो उस डैश में क्या आना है? क्लोजर टू द बेस वैल्यू, यानी कि वो अपनी बेस वैल्यू के क्लोज हो तो वो अपने आप को रेफर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी डिफाइंड एज। सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर किस तरह से डिफाइन होते हैं? अनदर MCQs। इसकी जो बेस आएगी वो 1 आएगी क्योंकि 1 ऑड होता है। और अगर हम इसकी रिकरियन देखें, इफ k इज ऑड देन k+2 इज आल्सो ऑड। तो ये कैसे होगा? रुक के मैं करवाती हूँ आपको ये भी। देखें, अगर हमारा k फॉर एग्जाम्पल है 1, k हमारा 1 के बराबर है, k हमारा 1 है, तो नेक्स्ट हमारा कैसे आएगा? ये k के अंदर अगर हम प्लस कर दें k+2 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब k की जगह 3 पुट कर देते हैं, 3+2 इज इक्वल्स टू 5 आ रही है ना नेक्स्ट हमारे ओडी नंबर। तो यही हमारा फार्मूला है जिसके अकॉर्डिंगली हम नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर लिखा भी है कि रिकरियन किसी चीज़ की को एक उसके छोटे हिस्से की मदद से बयान करने का नाम है। तो ये उर्दू तो आप कर ही लेंगे। और हमारे पास इसका फार्मूला क्या होता है? FN इज इक्वल्स टू FN-1+C। इसे भी आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लें। फिक्टोरियल फंक्शन क्या होता है? फिक्टोरियल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 5-6 ग्रेड से। द फिक्टोरियल ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर n डिनोटेड बाय n फिक्टोरियल, ठीक है। ये आपका एक MCQs हो गया कि पॉजिटिव n इंटीजर को हम किस तरह से डिनोट करते हैं? तो हम इसे n फिक्टोरियल से डिनोट करते हैं। इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर फ्रॉम n टू n। ये हमारा प्रोडक्ट होता है किसका? इंटीजर्स का। कहाँ से लेकर कहाँ तक? 1 से लेकर n तक। रिकर्सिवली डिफाइंड एज, इसको हम रिकर्सिवली किस तरह से डिफाइन करते हैं? बेस अगर हम इसकी देखें तो 0 फिक्टोरियल इज इक्वल टू 1। अनदर इंपॉर्टेंट MCQs के 0 फिक्टोरियल किसके बराबर होता है? तो वो 1 के बराबर होता है। स्टूडेंट मैंने MCQs वीडियो कंप्लीट आपकी डाल दी है यूट्यूब पर। लेक्चर 20 से लेक्चर 40 तक के तमाम MCQs मैंने कवर करवाए हैं, हर चैप्टर के 10-10 MCQs। तो आप उसको मस्ट वॉच करें। आपको पता ही है ना कि आपके आधे से ज़्यादा नंबर तो MCQs के होते हैं। तो अगर आप MCQs ही तैयार कर लेते हैं तो 110% श्योर कि आप अपने पेपर में पास हो सकते हैं। बाकी अगर ये आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो इंशाल्लाह आप फुल CGPA भी गेन कर सकते हैं, ये मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ। अब हमारा फिक्टोरियल का फार्मूला क्या होता है? n फिक्टोरियल इज इक्वल्स टू n क्रॉस n-1 फिक्टोरियल। अब हम फेबिकोनियस सीक्वेंस जो हम पीछे भी पढ़ के आए हैं स्टूडेंट, ये किस तरह से डिफाइन होता है? अगर हमारी बेस F0 इज इक्वल टू 1 हो और F1 इज इक्वल्स टू 1 हो। इसी तरह अगर हम इसकी रिकरियन देखें तो Fk-1 ये अप टू सो ऑन हमारा चलता जाएगा, कहाँ तक कि हमारा k ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 के हो जाए, यानी कि आगे आ जाएगा k-3 k-4 अप टू सो ऑन 2 तक। और इसका सीक्वेंस क्या बनता है? 1 1 2 3 5 8।
जो पहले जो होते हैं ना दो टर्म्स वो सेम ही होते हैं। जैसे देखें ना F0 इज इक्वल टू 1 एंड F1 इज इक्वल टू 1। बस ये याद रख लें कि पहली जो दो टर्म्स होती हैं वो हमारी सेम होती हैं। टावर ऑफ हनियो, a puzzle to move disk from pool to another without spacing a large disk on the smaller one। अगर हम एक पजल की डिस्क को मूव करवाएं एक पूल से दूसरे की तरफ बगैर एक डिस्क को दूसरे के ऊपर रखे हुए, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, टावर ऑफ हनियो। लेट एम एन बी अ मिनिमम मूव, जो एम एन है वो मिनिमम मूव करता है एन की तरफ डिस्क के। ये मैं आपको इसकी लैब में भी जाके दिखाऊंगी ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को विजुलाइज भी कर सकें। रिकरियन m1 इज इक्वल्स टू 1 एंड mk इज इक्वल्स टू 2mk-1 प्लस 1। ये इसका हमारे पास फार्मूला है और इसकी क्लोज फॉर्म क्या है, mn इज इक्वल्स टू 2n-1। तो ये आपने इसे अच्छी तरीके से याद कर लेना, ये क्लोज फॉर्म आपकी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम इसकी मैं लैब देखूँ अगर आपके लिए बनी हुई है तो नो स्टूडेंट इसकी लैब अरेंज नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको बाद में इसकी तमाम लैब्स दिखा दूंगी। अगर हमारे पास क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 1, फाइंड F1 F2 F3 F4 हमने फाइंड आउट करना है। अगर F0 3 के बराबर है एंड Fn+1 इज इक्वल टू 2, n+1 किसके बराबर है 2 के, और 2Fn+2 देखिए ना Fn+1 किसके बराबर है 2Fn+3। तो ये हमें सीक्वेंस दे दिया गया है। अब देखो F0 अगर 3 के बराबर है तो F1 किसके बराबर होगा, हमने पुट किसके अंदर करना है 2Fn+1, 2 एज इट इज मैं यहाँ पर कर देती हूँ। देखें 2 हमारा फार्मूले वाला था तो 2 एज इट इज आ गया, ठीक है। Fn है, पहले तो हमने F0 फाइंड आउट करना है ना, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे F0, ठीक है, 0 पुट कर देंगे Fn की जगह, क्योंकि हमने पीछे वाली टर्म पुट करनी होती है। प्लस ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज और 3 भी एज इट इज। जब अब देखें F0 किसके बराबर है, ये रहा F0 किसके बराबर है 3 के, तो हमने 3 पुट किया F0 की जगह, तो 3 2 6, 6 + 3 इज इक्वल्स टू 9, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट अगर हम देखें F2 फाइंड आउट करना था तो F2 हमने लिखा, अब देखें 2F1, ठीक है, यहाँ पर हमारी F1 की वैल्यू आएगी। तो F1 क्या आया हमारे पास, देखिए ऊपर F1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 9, यहाँ पर हमने 9 पुट किया और +3 हमने यहाँ पर क्या कर दिया 3 लगा दिया, इज इक्वल्स टू 21। इसको जब हम कैलकुलेटर पर करेंगे ना तो हमारे पास यही आंसर आता है। F3 अब हमने करना है, तो ये कैसे होगा, F3 हमने एज इट इज लिखा, ठीक है। अब पीछे वाली टर्म फाइंड आउट करनी है, तो हमारी 21 F2 21 के बराबर था, 2 फार्मूले वाला वैसे ही F2 की जगह 21 और +3 भी हमारा यहाँ पर जो आपको फार्मूला दिया हुआ है वो भी हमारा एज इट इज़। तो अगर हम इसे कैलकुलेटर पर करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर आता है 45। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, F4। तो F4 कैसे आएगा, F3 यहाँ पर पुट कर देंगे, 2 वैसे ही फार्मूले वाला +3 वैसे ही, और जब इसे कैलकुलेटर पर करेंगे तो 93 आएगा। देखिए रिकरियन ही हो रही थी ना, हम एक ही स्टेप को लेकर बार बार उसे रिकरियन करवा रहे थे या फिर उसकी रिकर्सिवनेस को हम परफॉर्म कर रहे थे। नेक्स्ट भी आपका ऐसे ही है, F2 है, F3 है और F4, 3 हमने टर्म फाइंड आउट करनी है। F1 -1 के बराबर है और F1 इज इक्वल्स टू 2, 2 टर्म्स दी हुई हैं हमें, ठीक है। एंड Fn+1 इज इक्वल टू Fn+1 किसके बराबर है Fn+3 Fn-1। तो F0 तो अब हमने फाइंड आउट करना ही क्या है, F2 जो हमें दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे F2 लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा F1 दिया हुआ है, सॉरी ये देखें मैं आपको, ये देखें F1 दिया हुआ है, F1 दिया हुआ है, तो हमने फाइंड आउट क्या करना है F2। अब F2 फाइंड आउट करना है, F2 से पिछली वैल्यू क्या है F1, ठीक है। तो यहाँ पर Fn की जगह हमने F1 पुट कर दिया, प्लस देखिए प्लस वैसे ही 3 वैसे ही F हमारा वैसे ही, और N की जगह क्या पुट करेंगे हम, पीछे वाली टर्म यानी कि 1, यहाँ पर 1 आएगा और 1 में से अगर 1 निकाले तो 0 आता है, ये देखें 0 आ गया। जब इसे कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है -1। इसी तरह अब F3 है, तो ये देखें यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा F2, पीछे वाली जो टर्म है ना वही, ये देखें
एफ एन की जगह F2 आ गया, प्लस वैसे ही आ गया, 3 वैसे ही आ गया, ठीक है। और एफ एन क्या था पीछे, एन हमारा क्या था -1, -1 को जब हम 1 के साथ करते हैं, एफ एन हमारे पास पीछे वाला एन हमारा क्या है, 2 है स्टूडेंट। F2 की जो हमारी वैल्यू है ना उसी को हम पुट कर रहे हैं, तो 2 में से जब 1 गया तो 1 आया, जब इसे हम कैलकुलेटर पर करेंगे तो फिर भी हमारा आंसर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म है हमारी 4 वाली, F4 हमने करना है। F4 भी ऐसे होगा, यहाँ पर पीछे वाली की वैल्यू, ठीक है, F3 आ जाएगा यहाँ पर, किसके बराबर है, 5 के, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये वाला अगर स्टेप ना भी करें ना तो F यहाँ पर आ गया, और +3 वैसे ही आ गया जो हमारा फार्मूले वाला था, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये देखें फार्मूले वाला वैसे ही आ गया, और पीछे वाली हमारी जो टर्म क्या थी वो 3 थी, जब हम 3 में से 1 निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, 2, तो वो हमने जब इसकी कैलकुलेशन की कैलकुलेटर पर तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है, फाइंड, हमने करना है Q14 3 वेयर Q हमारे पास AB है इज इक्वल्स टू QA माइनस B इफ़ +1 इफ़ B स्मॉलर एंड इक्वल टू A एल्स 0। ये भी हमने सेम उसी मेथड के साथ फाइंड आउट करना है। अब देखें हमें Q14 3 किसके बराबर दिया हुआ है, Q11 + 3। अब ये आया कैसे, अब ये आया ऐसे कैसे, A अब अगर हम देखें 14 है, ठीक है, B हमारे पास क्या है, 3 है, जब A में से B जाएगा, 14 में से 13 गया तो क्या आया, 11। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, B को ऐसे लिख देना, और B क्या था, 3, हमने वैसे लिख दिया, +1 भी वैसे लिख दिया। अब हमने इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, तो क्या आएगा, ये वाला है ना। अब A हमारे पास 11 है, B हमारे पास 3 है, जब हम 11 में से 3 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है, 3 वैसे ही और +1 भी वैसे ही। नेक्स्ट अब हमारा इसको लेकर चलना है, इस वाले को, ठीक है। तो अब देखें 8 में से 3 गए, 5, 3 एज इट इज़ और +1 हमारा एज इट इज़। अब इसमें सेम क्या आ रहा है, एक सीक्वेंस चल रहा है ना, यहाँ पर 1 प्लस हुआ, यहाँ पर 2 प्लस हुआ, यहाँ पर 3 प्लस हुआ, यहाँ पर भी अगर हम करें तो हमारा क्या आता है, हमने चलना तब तक है जब तक कि हमारा 0 ना आ जाए। अब 5 में से 3 गए, 2, 3 ऐसे ही और +1, हमारी नेक्स्ट टर्म क्या आई, +4, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, +5, वैसे ही अगर हम इसे माइनस करें तो वो हमारा 0 आ जाता है। इसी तरह हमने ये फाइंड आउट करना है, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म B1 इज इक्वल्स टू 2, BK इज इक्वल्स टू BK -1 + 2K। तो B1 हमारा क्या आएगा, 2 के बराबर, B2 क्या आएगा, B1 + 2। ये देखें ये जो फार्मूला है, बस इसके अंदर आपने इसे पुट कर देना, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये वाला जो आपका फार्मूला दिया है ना स्टूडेंट, बस सिंपली आपने वैल्यूज पुट करते जाना, और कुछ भी नहीं है। ये जो आपके 2 स्टेप्स हैं ना, इनमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने पीछे वाली वैल्यू को आगे वाली वैल्यू में पुट किया है और आपका आंसर आ गया है। ये नेक्स्ट स्टेप आपका, आपने कहाँ तक जाना है, आपने B4 तक जाना है, क्योंकि ये जो आपके सर हैं उन्होंने क्या कहा है कि B4 के आइटम्स आपने फाइंड आउट करने, और ये जो आपका क्वेश्चन है ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 5 टर्म फाइंड आउट करनी है। अभी मैं बताती हूँ, हमने बिना सोल्यूशन किए, T0 क्या है, -1 है, T1 क्या है, 1 है, 2 टर्म्स आ गई। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, T1 से करेंगे। TK आपने करना है, ठीक है, TK फाइंड आउट करना है, K -1 + 2, 2 मिनट, 2TK -2, ठीक है। क्या करेंगे, T1 तो है, नेक्स्ट हमने T2 करना है, T2 आएगा, K की जगह 2 आएगा, 2 - 1, ठीक है, +2, K की जगह 2 आएगा, 2 - 2 0। ये टर्म तो वैसे ही हमारी T0 आ जाएगी। अब T0 की जगह क्या पुट कर देंगे, -1, T1 था यहाँ पर, T1 की जगह क्या पुट कर देंगे, 1, और इसको हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखें जनाब, सिंपल, कितना आसान है ये, है ना। और यही आपके पेपर में आना है। पेपर में ना आपसे कोई लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं पूछते, इसी तरह के छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से क्वेश्चन पूछते हैं। ये भी वैसे ही करना है, DK दिया हुआ है, ठीक है, DK की वैल्यू दी हुई है, और DN आपके पास क्या है, 2n -1, यानी कि 2n -1 है। तो हम क्या, कौन सी साइड लेंगे, हम राइट हैंड साइड लेती हैं, उसे प्रूव कर देते हैं हम
लेफ्ट साइड के। तो 3 2 k -1 -1 2 k। क्या किया हमने, जहाँ पर भी हमारा d आ रहा था वहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, 2 k -1। अगेन क्या किया है हमने, जहाँ जहाँ भी d आ रहा था ना वहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, 2n -1। तो खुद से एनालाइज करें आप इसको, वीडियो पॉज करके स्टूडेंट आपने ये खुद देखना है कैसे। 3 आपका देखें 3 एज इट इज़ आ गया, d की जगह क्या पुट करना था, 2n -1। तो d जो k -1 है, d की जगह आपने क्या कर दिया, क्योंकि हम k के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो क्या आ जाएगा 2 k -1। ठीक है, k -1 और ये -1 एज इट इज़, ठीक हो गया। माइनस वैसे 2 वैसे ही, देखें यहाँ पर 2 वैसे ही आ गया, और डी के -2 क्या आएगा, d की वैल्यू आएगी और k -2 इसकी पावर में आ जाएगा। इसको जब हम इसे इसे प्रोसीड करेंगे तो लास्ट पर हमारा जो आंसर आएगा वो डी के बराबर ही आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपको सारे कॉन्सेप्ट भी समझ आ रहे हैं। इसकी लैब भी आप इसकी आई गेस सेट नहीं है लैब। अब इसके हम MCQs कर लेते हैं। द बेस केस फॉर factorial function is, the base case for factorial function is 0 factorial is equal to 1. Which part of recurrent definition define the object in term of smaller variant? in term of smaller variant में क्या होती है, रिकर्सिव स्टेप है। ये आप खुद से करें स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें आप, क्योंकि मैं करवा के आई हूँ। द क्लोज फॉर्म ऑफ सोल्यूशन ऑफ टावर ऑफ हनिया मूव्स क्या है, 2n-1 इन फेबियोन्सी सीक्वेंस गिवन f0 इक्वल टू 1। इसी तरह आपने इसे एनालाइज करना है, f0 अगर 1 के बराबर है और fn है हमारा fn n-1, तो f4 क्या होगा, यहाँ पर क्या करेंगे 4 पुट करेंगे, 4 -3 3 पुट करेंगे, f3 की वैल्यू को हम n के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा क्या आएगा। वैसे भी अगर हम खुद से भी एनालाइज करें तो हमारा क्या आता है 24, क्योंकि उसकी पीछे वाली टर्म होगी ना, उसकी पीछे वाली टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये आपने कॉपी पेंसिल पर करके देखना है। द रिकरियन डेफिनेशन ऑफ n रेज टू पावर n, n रेज टू पावर n की रिकरियन डेफिनेशन क्या है, a मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n -1। द बेस केस फॉर रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग रिकर्सिवली, बेस केस क्या है कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसे एम्प्टी होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है रिकर्सिव सेट पर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके जो पॉइंट्स हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है, अ बेस डेफिनेशन फॉर अ सेट हैज़ 3 रूल्स। जो हमारी बेस है ना उसके कितने रूल्स होते हैं, 3 रूल्स होते हैं। पहला रूल हमारे पास है कि बेस स्पेसिफाई द इनिशियल ऑब्जेक्ट इन द सेट। बेस ने स्पेसिफाई करना होता है इनिशियल ऑब्जेक्ट को किसी भी सेट के अंदर, पहला स्टेप। रिकरियन रूल टू जनरेट न्यू ऑब्जेक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग। रिकरियन क्या होता है, जो पहले से ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ करते हुए न्यू लेकर आए। अब ये बात तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, पीछे वाले सारे सम्स हमने ऐसे किए हैं। रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है पाबंदी, कि इंश्योर नो अदर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन द सेट, कोई भी अदर ऑब्जेक्ट इसमें एग्जिस्ट ना करता हो। कैसे, कि जो भी आंसर आ रहा हो ना पीछे वाले को यूज़ करते हुए ही आ रहा हो। एग्जाम्पल, द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 इज डिफाइंड एज बेस। जो सेट ऑफ मल्टीपल डिफाइन है उसे हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, A बिलोंग्स टू S यानी कि सीरीज। और रिकरियन इसकी कैसे होगी कि एक्स वाई बिलोंग्स टू S, x प्लस वाई बिलोंग्स टू S। तो ये हम वैसे भी MCQs भी आ सकता है कि सेट ऑफ मल्टीपल 5 इज डिफाइंड बाय बेस। तो आपने जो करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है वो x प्लस वाई बिलोंग्स टू S। तो ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा ये देखें, यहाँ पर आपको दिया भी गया है। रिकर्सिव स्ट्रिंग क्या होती है, फॉर ऑल अल्फ़ाबेट्स समीशन द सेट ऑफ स्ट्रिंग इज़ डिफाइंड एज। तमाम समीशन के लिए हम किस तरह से डिफाइन करते हैं अपनी स्ट्रिंग को, कि बेस ई बिलोंग्स टू समीशन, यानी कि नल स्ट्रिंग को बेस हमारी बिलोंग्स कर रही हो। रिकरियन जो है वो हमारी बिलोंग कर रही हो एस बिलोंग्स टू स्टैरिक, समीशन स्टैरिक को, और ये हमें एक फुल स्ट्रिंग जनरेट करके दे रही हो, फिनाइट स्ट्रिंग, जैसे कि A प्लस A डॉट ABB डॉट BBBB और इसी तरह अप टू सोन, यानी कि B उतनी ही बार आता जाएगा जितनी बार हम इसे रिकरियन इसकी करवा रहे हैं।
ये देखें यहाँ पर भी है। अब वेल फॉर्म्ड फार्मूला क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। रिकरियन डेफिनेशन आर यूज फॉर बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होती है। और इसके लिए कौन से सैम्पल यूज़ होते हैं, एंड और एंड नॉर का। इसके लिए हम पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, कौन सी, हमारी जो बैलेंस्ड स्ट्रक्चर पैरेंथेसिस होती हैं वही यूज़ करते हैं। एंड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कौन सी यूज़ होती है, वही जो हमारे 4 बेसिक फंक्शंस हैं। और इसके अंदर इसे हम रीड कैसे करते हैं, बेस इनटू बिलोंग्स टू पी। एंड रिकर्सिव हमारा स्टेप क्या होता है कि इफ़ ई एफ बिलोंग्स टू पी देन ई बिलोंग्स टू पी एंड ई एफ बिलोंग्स टू पी। अगर ई और एफ बिलोंग कर रहे हैं पी को, और तो फिर ई एफ को भी बिलोंग करना पड़ेगा पी को। तो आप परेशान मत हो, ये सिर्फ आपके MCQs हैं। नेक्स्ट हम इनको इंशाल्लाह अच्छे से कवर करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके ये MCQs बहुत आए हैं और आपके क्विज़ में भी आए हैं। वैसे मेरे पास आपके क्विज़ भी सेव्ड हैं, बस टाइम ही नहीं है, वरना मैं आपको ज़रूर देती वो वीडियो भी प्रोवाइड करती। देखें अब ऑपरेशन लाइक समिशन यूनियन, जो समिशन है ना वो यूनियन इंटरसेक्शन पर भी डिफाइन होती है और ये रिकर्सिवली भी डिफाइन होती है। तो अगर हम सम की बात करें, सम कैसे होगा, समिशन I1 फ्रॉम समिशन n फ्रॉम I फ्रॉम n AI इज इक्वल्स टू AN प्लस समिशन। क्या किया है, बस समिशन को अप्लाई किया है और कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है। और अगर हम यूनियन की बात करें तो वो भी हमारा एज इट इज़ ही आ जाएगा, AN प्लस जहाँ जहाँ A आ रहा था वहाँ पर हम कैपिटल A लिख देंगे, और जहाँ जहाँ हमारा सिंपल I आ रहा था उसे हम ऐसे ही यूनियन के सिंबल में से प्रेजेंट कर देंगे। तो ये आपने इसकी नोटेशन देख लेनी है, MCQs में बहुत आती है ये देखें यहाँ पर भी आपको गिवन है। नेक्स्ट अब हम इसके एग्जांपल्स पर आ जाते हैं। शो डैट S बेस 5 है और इसकी रिकरियन क्या है, x प्लस वाई तक कंटेन 5 मल्टीपल्स, हमारे 5 मल्टीपल्स को कंटेन करता है। तो क्या करेंगे, बेस स्टेप क्या करता है, हमारा बेस में क्या करेंगे, 1 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम ये साबित कर सकें कि हमारा जो 5 है वो बिलोंग कर रहा है A को, ठीक है। अब इसका हाइपोथेसिस क्या होगा, हमारे आपने ये स्टेप याद रखनी है। पहला बेस स्टेप होता है जिसके अंदर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं जो भी हमें वैल्यू दी होती है, जैसे हमें 5 दी है ना। तो हाइपोथेसिस में क्या करते हैं, हम लेट करते हैं एक्स वाई बिलोंग कर रहा है एस को। तो इसका मतलब है हम एज्यूम कर लेंगे कि एक्स इज इक्वल्स टू 5p एंड वाई इज इक्वल्स टू 5q। ये p और q क्या है, ये हमने एज्यूम किया। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई, पीछे भी डेफिनेशन में भी किया था ना हमने, एक्स प्लस वाई करेंगे। एक्स की वैल्यू 5p, वाई की वैल्यू देखें, एक्स की वैल्यू 5p, वाई की वैल्यू 5q। इसको हम पुट करेंगे तो हम जो 5 है उसे कॉमन ले लेंगे और p और q को हम अंदर रख लेंगे। अब हमने इसकी कंक्लूजन करनी है, तो कंक्लूजन के अंदर क्या आएगा, x प्लस वाई इज डिविजिबल बाय 5। आपको पता है ना, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। ये इन दोनों का कॉमन जो होता है, तो जो चीज़ बाहर निकलती है तो एब्सोल्युटली वो उनका कॉमन होता है और उसे हम डिवाइड भी कर सकते होते हैं। इसी तरह आपकी ये प्रॉब्लम दी हुई है, ये वाला जो है ये मत कीजिएगा, ये मैं आपको कट करवा देती हूँ। आपके सॉफ्टवेयर में भी आए तो आप इसे मत कीजिएगा। वैसे तो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका ये डेरिवेशन है, लेकिन आपके पेपर में आई गेस नहीं आती ये, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आपने डिफाइन करनी है स्ट्रिंग वेयर ऑल जीरोज़ प्रोसीड ऑल वंस कॉम्प्लीमेंट, जो ऑल जीरोज़ हैं वो 1 कॉम्प्लीमेंट को प्रोसीड कर रहे हों। तो ये आपके शॉर्ट से स्टेप है स्टूडेंट, आप इन्हें नोट कर लें, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपके MCQs के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और आपकी लॉन्ग में भी आता है ये। नेक्स्ट अगर हम इसकी एक्सरसाइज करें, अगर हमने स्टूडेंट इसकी डेरिवेशन करनी हो 3 ब्रेसेस की, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, लेकिन देख लें इतनी नहीं इंपॉर्टेंट ये। अगर हमारी जो इनटू फर्स्ट इनटू बिलोंग्स टू p जो हमारा बेस स्टेप है, देन डबल इनटू आल्सो बिलोंग्स टू p जो हमारा रूल EFF है, तो फिर जो हमारा ट्रिपल है वो भी बिलोंग करता होगा E को। ये जो लास्ट पर हमने लाइन पढ़ी थी ना, लास्ट पर यहाँ पर ये वाला, तो ये हमारी वही डेफिनेशन है। तो यहाँ पर जस्ट आपने इसे क्या किया, प्रूव किया है। द बेस केस फॉर सेट ऑफ इंटीजर, ये भी हमने पढ़ लिया था। बेस केस क्या है, हमारी नल स्ट्रिंग होती है। इन रिकर्सिव स्टेप डेफिनेशन विच रूल प्रिवेंट एक्स्ट्रा एलिमेंट रिस्ट्रिक्शन, प्रिवेंट एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इफ E belongs to P parenthesis which is in P
अगर ई बिलोंग कर रहा है पी को तो पी के अंदर क्या होगा इनटू ई। इन रिकर्सिव स्टेप द स्ट्रिंग इफ एस स्मॉलर एस इज अ एस एंड एक्स इज अ करेक्टर देन, तो हमारा क्या होगा एक्स 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 इन अ एस, वही जो हमने पढ़ा ना ई पी बिलोंग्स टू पी क्यू, तो वही हमारा आ जाएगा। अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग रीड्स, एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग को हम किस तरह रीड करते हैं, द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। विच रूल इज यूज टू डिफाइन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन रिकर्सिवली, कौन सा जो हमारा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को रिकर्सिवली करने के लिए यूज होता है, तो बेस नंबर एंड जो हमारा रिकरियन होती है वो हमारे ऑपरेटर होते हैं। लेंथ ऑफ नल स्ट्रिंग इज डिफाइंड बाय 0। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन इज अ प्रूफ ऑफ टेक्निक फॉर स्टेटमेंट पी एंड इन्वॉल्व पॉजिटिव इंटीजर। ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन होती है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रूफ ऑफ टेक्निक्स होती हैं जिसके अंदर हम पी एन को पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। इसके दो स्टेप्स होते हैं, सबसे पहला बेसिस स्टेप होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम पी वन को ट्रू वेरीफाई करते हैं। दूसरा इंडक्टिव स्टेप होता है जिसके अंदर हम पी के करते हैं और हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर पी के ट्रू है तो पी के प्लस वन भी ट्रू होगा और ये हमारे पास एक चैन डिवेल्प कर देती है जो हमारे जो फॉलिंग रिएक्शन ऑफ फॉलिंग डोमिनेंस को ये हमारा फाइंड आउट करता है। और ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े इसके अंदर से आपको एमसीक्यूज आते हैं। तो इसकी जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ इस तरह से है। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रूफ आपने करना है 1 + 2 अप टू सो ऑन n इज इक्वल्स टू n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका बेसिस स्टेप क्या है, हमने n को बराबर रखा 1 के, हमारी लेफ्ट साइड क्या आ गई 1। तो जब हम इसको राइट साइड के अंदर क्या करेंगे, देखें मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। पहला हमारा एलिमेंट क्या है 1, ठीक है, इसे भी हमने 1 ही करना है। अगर ये 1 आ जाए तो हमारा बेसिस स्टेप क्या होगा, ट्रू होगा। तो जब हम 1 + 1 क्या हो गया 2 × 2, जब इन दोनों को हम कट करें तो हमारा आंसर क्या आता है 1। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला जो स्टेप था बेसिस स्टेप था वो हमारा ट्रू हो गया। फिर हमने कौन सा स्टेप करना होता है, हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, एज्यूम हम करते हैं कि हमारा ये जो हमने फाइंड आउट किया है ये क्या होगा, ट्रू होगा। एज्यूम 1 + k, जहाँ पर n था वहाँ पर हमने k कर लिया और k + 1, ठीक है, जहाँ जहाँ आपका n था वहाँ पर हमने k कर दिया। तो हमने कहा कि अगर ये स्टेप हमारा ठीक है तो अगर हम k की जगह k + 1 भी पुट करें तो उसे भी ठीक होना चाहिए। तो ये देखें यहाँ पर हमने कर भी दिया है, वो k + 1 था, ठीक है, यहाँ पर देखें k + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इससे आगे वाला स्टेप क्या है, k + 1 के आगे क्या आता है, डिवाइडेड बाई 2 k आता है, ठीक है। इसको जब हम स्टूडेंट हम इसके साथ इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये देखें 2 है ना ये, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्होंने कॉमन लिया हुआ है, चलिए हम बाहर निकाल देते हैं। k + 1 को हमने बाहर निकाल दिया, पीछे क्या बचा k/2 + 1, और जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो k + 1 k + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये देखें स्टूडेंट, यही हमारी जो हमारा n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2 बराबर आ गया है k + 1 k + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि हमारी जो म्यूचुअल इंडक्शन है, मैथमेटिकल इंडक्शन है या मैथमेटिकल इंडक्शन, ये हमारी प्रूव हो गई है कि ये इस्टेब्लिश होती है म्यूचुअल इंडक्शन। ये तो फिज़िक्स का है। इसी तरह आपने प्रूव करना है कि ये आपकी जो वैल्यू है ये किसको बिलोंग करती है, n के स्क्वायर को। तो वही स्टेप, बेसिस स्टेप में हम पहली वैल्यू के बराबर पुट करेंगे, यानी कि n का स्क्वायर 1 के बराबर आना चाहिए। जब n का स्क्वायर 1 का स्क्वायर लें तो वो n ही आता है। पहला स्टेप हो गया। जहाँ जहाँ दूसरा स्टेप क्या, हमारा जो इंडक्टिव स्टेप होता है या हाइपोथेसिस होता है, हमने जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ पर हमने k पुट कर देना है। तो ये देखें k2 हो गया। अब हमने कहा कि अगर k2 ट्रू है तो फिर k + 1 भी ट्रू होना चाहिए। तो जहाँ k है वहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, ये देखें 2k + 1 - 1, यहाँ पर भी k का स्क्वायर था तो 2 वैसे ही, ठीक है, और k का स्क्वायर यहाँ पर देखें k का स्क्वायर है 2 + k। जब हम इसके ऊपर होल का स्क्वायर अप्लाई करते हैं ना तो हमारे पास यही आंसर आता है। बस हमने क्या किया है, इसको ना सिंप्लीफाई कर दिया, 2 × k और 2 को जब हमने 1 के साथ किया 2 और 2 - 1 = 1। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और इसे ऊपर वाले के बराबर पुट करना है। तो कैसे आएगा, k + 1 2k + 1
ये हमारे पास किसका फार्मूला बन रहा है, के प्लस वन का होल स्क्वायर। ये देखें एन का स्क्वायर था ना, और वो हमारा क्या आ गया, के प्लस वन का स्क्वायर। अगर हम के प्लस वन को एन पुट करें तो वो लेफ्ट हैंड साइड राइट के बराबर आती है ना, आती है। यहाँ पर ना डायरेक्टली लिखा होता है, अगर आप लिखना चाहें ना तो ये पहली वाली जो 1 2 5 3 लिख सकते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं होता ये, इसी वजह से मैंने इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी नहीं लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसके बाद आपने प्रूव करना है आई डॉट आई फिक्टोरियल एन प्लस वन फिक्टोरियल माइनस वन। तो पहला स्टेप 1 के बराबर पुट करो, ये ट्रू है तो सारी वैल्यू जहाँ जहाँ एन आ रहा है के पुट कर दो। अगर ये भी ट्रू है तो जहाँ जहाँ के आ रहा था के प्लस वन पुट कर दो। और उसकी जो लास्ट टर्म है, ये देखें लास्ट जो आपकी इसकी टर्म है उसको आपने राइट साइड के बराबर पुट कर देना है। अब देखें ये वाला आपका इम्पोर्टेंट नहीं है इसे भी मैं आपको स्किप करवा देती हूँ। वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप करना चाहते हैं, वही स्टेप्स हैं बस, तो आप इसे कर भी सकते हैं। इसी तरह आपने जो एक्सरसाइज है ये आपने प्रूव करना है, ये स्टूडेंट आपने खुद से करना है, ठीक है। अभी आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करें, इसको हल करें, अगर नहीं हो रहा तो आप सोल्यूशन देखें। ये देखें जो हमारी होती है ना मैथमेटिकल इंडक्शन, वो कुछ इस तरह का सीक्वेंस बनाती है। जो हमारा आपको पता है ना, न्यू ईयर पर भी ऐसा सीक्वेंस होता है हमारे, जब हम सेलिब्रेशन करते हैं न्यू ईयर की। A mathematical induction, the base step usually involves checking n plus 1. Inductive hypothesis assume the statement is true for n is equals to k. The sum of first n odd integer is n raised to power 2. To prove Pn for all n, which implication must be shown? Pk belongs to अगर हमारा n साबित हो जाता है तो हम क्या करते हैं, Pk भी हमारा ट्रू होना चाहिए k प्लस वन के लिए। इंडक्शन इज एनालोगस टू डिमोनियो इफेक्ट। अगर Pn ट्रू है तो और Pk भी ट्रू है तो Pn को किसके लिए ट्रू होना चाहिए, तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। द सम ऑफ पावर टू द फॉर्मूला इन्वॉल्व 2 raised to power n plus 1 minus 1। चैप्टर नंबर 23 किया हम अभी, हमने कौन सा किया है, अब हमने करना है 24, मुझे तो ये भी नहीं याद रहता चलें ठीक है। डिविजिबिलिटी एंड इंडक्शन, डिविजिबिलिटी और इंडक्शन के रूल कौन से हैं। टू प्रूव डी डिवाइड्स एफ एन यूजिंग इंडक्शन, अगर हमने ये प्रूव करना है कि डी एफ एन को डिवाइड करता है तो हमारे पास कौन से स्टेप होते हैं। नंबर 1 बेसिस स्टेप होता है, हम वेरीफाई करते हैं कि डी डिवाइड्स एफ वन, बस डी डिवाइड लगाते जाना है और जिस तरह हमने पीछे किया एफ के आ जाएगा, यहाँ पर एफ के प्लस वन आ जाएगा, और यही हमारी इसकी डेफिनेशन होती है। और स्टूडेंट ये वाला जो लास्ट है ना डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है कि एन इज डिविजिबल बाय डी, डी डिवाइड्स एन इफ एन इज इक्वल्स टू डी डॉट के फॉर ऑल सम इंटीजर। ये आपके 3 MCQs हैं। डी किसको आपसे ये भी पूछ लिया, इस तरह टर्म लिखी होती है तो नीचे लिखा होता है कि रीड्स, तो आपने इसे किस तरह रीड करते हैं, डी डिवाइड्स एन। अगर ये डी डिवाइड्स एन करता है तो इसका मतलब है कि एन बराबर होगा डी डॉट के। ये देखें ये वाली चीज़, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इंडक्शन इनइक्वालिटी क्या होती है, टू प्रूव एफ एन स्मॉलर देन एफ जी। अगर हमने प्रूव करना है कि फर्स्ट टर्म सेकंड से छोटी है तो हम क्या करेंगे, बेसिस स्टेप में भी हम यही कर देंगे, ज़ीरो के साथ पुट करेंगे, फिर हम जहाँ जहाँ आपका एन आ रहा था वहाँ के पुट करेंगे और जहाँ जहाँ के आ रहा था वहाँ के प्लस वन पुट करेंगे। अगर ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से तो एब्सोल्युटली ए भी छोटा होगा सी से। और ये आपका MCQs है प्यारे बच्चों, ये आपको MCQs पूछा जाता है। ये वाला जो आपका MCQs आता है पेपर में, ये जो लाइंस है ना 3 लाइंस। चलिए ठीक हो गया। नेक्स्ट यही आपको अगेन करवा दिया गया है तो इसे भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम इसके एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। ये भी आपकी एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल्स के अंदर है प्रूव n क्यूब माइनस n इज़ डिविजिबल बाय 3 फॉर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। हमने n क्यूब माइनस वन को प्रूव करना है कि ये डिविजिबल है 3 से जहाँ पर n पॉजिटिव हो। तो सबसे पहले बेसिक स्टेप क्या होता है, हम 1 पुट करेंगे, ठीक है। n की जगह 1 पुट किया, 1 का क्यूब ऑलवेज इक्वल्स टू
3 माइनस 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है, जो कि हमारे पास ट्रू है। फिर हाइपोथेसिस में क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एन आ रहा है वहाँ वहाँ के पुट कर देंगे, और एन के क्यूब माइनस के को हम 3 क्यू के बराबर पुट कर देंगे, क्योंकि स्टूडेंट हमने क्या फाइंड आउट करना है, जो हमने पीछे भी पढ़ा है, ये वाला जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, लास्ट वाली लाइंस, ये हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि n इज इक्वल्स टू डी डॉट के। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, k प्लस 1, देखें यहाँ पर k क्यूब की जगह k प्लस 1 क्यूब और k की जगह k प्लस 1। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से हम इसे ओपन भी कर लेंगे। अब वीडियो की लेंथ हो रही है, वरना मैं आपको इसकी डेरिवेशन भी करके दिखाती। इसका फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा स्टूडेंट। तो जब हम इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, जहाँ जहाँ हमारा k क्यूब माइनस k आ रहा था वहाँ वहाँ हम क्यूब पुट कर देंगे, प्लस 3 और k क्यूब k स्क्वायर प्लस k आ जाएगा हमारे पास। और इसके बाद स्टूडेंट अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास प्रूव हो गया ना कि n इज इक्वल्स टू डी डॉट के। ये हमारा पूरा k है और ये हमारे पास क्या है, n है, d है, सॉरी, ये वाली चीज़ बन गई है। ये देखें, यही वाली चीज़ बन गई है, अगर आप इसे गौर से देखें तो यही हमने बनाना था। ठीक हो गया, ठीक हो गया, चलें ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप, प्रूव 2 रेज टू पावर 2n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 3। तो ये भी आपने ऐसे ही करना है। पहले आपने क्या करना है, इसको 1 के जहाँ पर n आ रहा है वहाँ वहाँ आपने 1 पुट कर देना है। तो फिर आपने जहाँ n आ रहा है वहाँ k पुट कर देना है, और जहाँ पर k आ रहा है उसकी जगह आपने k प्लस 1 पुट कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो आपके पास जैसे 2 रेज टू पावर 2k है उसे आपने q के बराबर रख लेना है, क्योंकि इसे अब हम नेक्स्ट तो नहीं लेके चल सकते ना, तो q रख लिया प्लस 3। तो अब इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है, 3, तो हमने 3 को बाहर निकाला, 4k प्लस 1, इसको डिविजिबल बाय 3, ये 3 के साथ डिविजिबल है, वही हमारी फॉर्म बन गई। ये इंपॉर्टेंट है और बहुत आते हैं पेपर में। इसी तरह आपने ये कर लेना है। स्टूडेंट इस एग्जाम्पल को आप देख लीजिएगा, मैं थोड़ी देर होल्ड करती हूँ। स्टेप्स आप अपनी कॉपी पर करने की कोशिश करें, आसान से हैं, बस आपने जो इसका बेसिक है वो याद रख लेना है। नेक्स्ट भी आपका मेरी कोशिश है कि आपको 5 लेक्चर तो करवा ही दूँ। ये देखें, ये भी आपका एज इट इज़ है। बुक के अंदर आपको ना बहुत ज़्यादा मिस मैच करके दे दिया जाता है ना, टफ़ किस्म का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। और यूट्यूब पर ऐसी कोई मैम नहीं है जिन्होंने आपको जो आपके हैंड आउट प्रोवाइड किए हों सेल्फ बनाकर। तो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ, और इतना अमेजिंग है कि आपके जो हैंड नोट होते हैं वो तो गुम भी हो जाते हैं, लेकिन ये गुम नहीं होगा क्योंकि ये मेरे पास हमेशा सेव रहेगा, और आपको भी मैं प्रोवाइड करती रहूँगी जो स्टूडेंट डिमांड करेगा। तो इसी के अकॉर्डिंगली आपने क्या कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है। इफ़ d डिवाइड्स n, अगर d डिवाइड करता है n को, तो n इज इक्वल्स टू d डॉट के फॉर इंटीजर k। फॉर इनइक्वालिटी प्रूफ वी यूजुअली स्टार्ट विद, अगर हम इनइक्वालिटी प्रूफ की बात करें तो हम बेसिक स्टेप से स्टार्ट करते हैं। n रेज टू पावर 3 माइनस n इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, ये भी हमने प्रूव किया है। फॉर फिक्टोरियल n ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर n, द बेस केस इज इक्वल्स टू n इज इक्वल टू 4। ये भी आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर a डिवाइड करता है b को एंड b डिवाइड c, देन एब्सोल्युटली a डिवाइड c। x रेज टू पावर n माइनस y रेज टू पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस y। ये इंपॉर्टेंट है और आपके क्वेश्चन में भी आया हुआ है ये। इन डिविजिबिलिटी प्रूफ वी राइट n इज इक्वल्स टू d डॉट k वेयर k इज इक्वल टू इंटीजर। स्टूडेंट्स मेरी तो यही कोशिश थी कि आपको फर्स्ट 5 लेक्चर में कवर करवा दूं, लेकिन मेरा गला साथ नहीं दे रहा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये तमाम चीज़ें कवर करवाऊंगी। तो अपना बहुत ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, और अपने एग्ज़ाम पर फोकस करें स्टूडेंट, क्योंकि ये वो बुक है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल होते हैं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आते हैं कि मैम, इवन मुझे एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप की कि वो कहता मैं 4 बार फेल हो चुका हूँ इस बुक के अंदर।
फेल मतलब ये नहीं कि टोटली फेल, बार बार उसे यही मैसेज आता था कि इसे इम्प्रूव करें। तो स्टूडेंट उसने 4 बार उसकी अटैम्प्ट की है लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। तो स्टूडेंट आप इसे सीरियस लिया करें, क्योंकि आपका वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी फीसें ज़ाया ना किया करें, अपने पेरेंट्स के सोर्सेज को ज़ाया मत किया करें, मेहनत किया करें। तो बेस्ट ऑफ लक। दुआ करें स्टूडेंट कि मैं आपकी ये तमाम सीरीज़ कंप्लीट कर सकूं। कोशिश तो मेरी यही है। फ़ी अमानिल्लाह।